हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर विज्ञान विथ मैथ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमने सेट उठाया स्टैंडर्ड्स का मैथ पीवाईक्यूज 30/1/1। ठीक है, और इसके आज हम क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे 20 के 20। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको 40 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें अपन। ठीक है, अभी क्या रहे हैं 28। ओके, यानी 2:10 तक मेरा कोशिश रहेगा कि हम 20 के 20 क्वेश्चंस में करके दिखाऊं, समझा के दिखाऊं और आसानी से आप समझ जाएं। तो चलते हैं बिना टाइम लॉस किए पहले क्वेश्चन पे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3। क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, अब देखो यार, अल्फा बीटा दिया और अल्फा बीटा में ही रिलेशन दिया और अल्फा बीटा इनका जीरो ही दिया। तो आपको सिंपल सा ये बात सोचना है कि अल्फा बीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोज होते हैं उनका क्या रिश्ता होता है। तो आपको यदि याद होगा तो सर रिश्ता कुछ ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। इतना ही करना है बेटा। और यदि आपको याद होगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ax² + bx + c। यहां से आप कंपेयर कर पा रहे हो कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। इतना नहीं कर पा रहे तो लानत है पढ़ाई पे तुम्हारे। x² की जगह पे x², a की वैल्यू क्या आ गई भाई 3, b की वैल्यू क्या आ गई भाई 6, c की वैल्यू क्या आ गई k। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू पट को फटाफट। b की वैल्यू क्या है 6, -6 हो जाएगा अपॉन में 3, कितना आ गया बेटा -2। यहाँ पे c अपॉन में m, c क्या है भाई k, a की वैल्यू क्या है 3, k/3 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे। इन सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखो। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे वैल्यू क्या आ रही है भाई, तो सर ये आ रही है -2 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है भाई, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है सर k/3। क्या आ रही है k/3 इक्वल टू क्या है -2/3। तो यहाँ से k/3 ही तो निकालना है, के ही तो निकालना है। तो के वाले को छोड़ो और सबको दूसरे साइड -2/3 + 2। यहां से सॉल्व करोगे क्या आएगा भाई 4/3 आएगा क्या, 4/3 आएगा क्या, बोलो बोलो। हाँ सर आएगा। तो यहाँ से k/3 इक्वल टू 4/3, के से 3 से 3 गायब, k इक्वल टू 4। ये आया आपका आंसर। इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ था लेकिन आंसर k इक्वल टू 4 ही होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, देन a की वैल्यू b के साथ क्या होगी, a का रिश्ता b से क्या होगा। सिंपल सी बात है यार कि यदि x और y दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो x y की वैल्यू पुट करो इसमें, a और b की वैल्यू निकालो और दोनों को देखो कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ से देखें तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा, x की वैल्यू 1 पुट करनी है सर, x की वैल्यू 1 पुट करनी है सर, x की वैल्यू 1 पुट करनी है। किधर से येलो चलता है भाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे 2 इंटू x की वैल्यू क्या है भाई 1 है, -3 इंटू y की वैल्यू क्या है भाई 2 है, प्लस a इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई भाई, तो 3 2 6 -6 + 2 कितना होता है भाई, -6 + 2 कितना होता है -4। तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +4। बोलो भाई हाँ। आगे यहाँ पे हम पुट करें तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या 3 2 6, 6 + 2 8 इक्वल टू b आ गया, यानी b इक्वल टू 8 आ गया। आपको दिखाई दे रहा है कि b जो है a का क्या है 2 टाइम्स है। क्या बेटा, b जो है a का क्या है बेटा 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिश्ता देखो तो कहीं है ऐसा b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये। इससे भी खोपड़ी नहीं चल रही तो आप एक काम करो ना, एक काम करो a की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करो, 2 इंटू बी पुट करो 8। कितना आया बेटा ये 16 इक्वल टू 4 होता है क्या, धत गध है। ठीक है, 2 इंटू 4 पुट करो इक्वल टू 8 पुट करो, क्या 8 इक्वल टू 8 होता है, हाँ सर होता है। खत्म, आगे चले, कोई दिक्कत। आगे the midpoint of the line segment joining the point this lie on x axis y axis origin neither x nor axis nor y axis। देखो मिड पॉइंट पता करना है तो ऑब्वियस सी बात है सेक्शन फॉर्मूला लिखा लो ना। मिड पॉइंट इक्वल टू होता क्या है, सीधा सर x2 + x1 अपॉन में 2 और y2 + y1 अपॉन में 2, यही तो होता है, याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। किसी एक को इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। बोलो भाई, तो x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 4 + 4 अपॉन में 2, क्या है बेटा ये
4 के इक्वल आ गया, बोलो भाई। यहां से 6 प्लस 5 अपॉन में 2 क्या आ गया बेटा, 11 अपॉन में 2 क्या आ गया 5.5। अब देखो क्या ये एक्स एक्सिस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे होता तो बेटा क्या होना चाहिए तुम्हारा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होता तो y 0, y एक्सिस पे होता तो क्या होता बेटा x इक्वल टू 0, ओरिजिन पे होता तो x y दोनों 0 0 होने चाहिए। यानी क्या बच गया बेटा, नीदर एक्स एक्सिस नॉर y एक्सिस, ये कहीं बीच में, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। आगे चले अगला, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 9 देन वैल्यू ऑफ थीटा। क्या क्वेश्चन है, यहां यदि बात करें भाई थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई थीटा के लिए भाई थीटा को एक साइड करो, थीटा को एक साइड करो, तो और सबको दूसरे साइड ले जाना है। तो 4 साइन थीटा इक्वल टू आ गया सर 9 माइनस 7 आपके कहे अनुसार। यहाँ पे आ गया 4 साइन थीटा इक्वल टू 2। कोई पाप सर हमें थीटा चाहिए, तो साइन थीटा को छोड़ो, 4 को भी इधर ले जाओ, क्या आ गया ये 1/2। अब जरा खोपड़ी लगाओ कि किस वैल्यू पे 1/2 आता है, तो सर ये तो आता है साइन ऑफ 30 पे। किस पे आता है, साइन ऑफ 30 पे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉरी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सर यहां से वैल्यू आ गई 30 डिग्री। क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। क्लियर हो गई बात है, 30 डिग्री इसका आंसर आ गया। क्लियर भाई, नहीं समझ में आ रहा क्या, बढ़िया। आगे चलो 5th नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/cos x इंटू sec x इज। ये ट्रिग्नोमेट्री का जब मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था फिलहाल में, उसमें भी कराया था। यदि आप लोगों को पता हो तो, क्या ही पता रहेगा, पढ़ोगे तब तो। tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/cos x इंटू sec x है। देखो रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है, समझ में, तोड़ने से आसान है जोड़ना, ठीक है। तो इसलिए तोड़ने पे ज्यादा दिमाग ना लगाए, जोड़ने पे दिमाग लगाए, ठीक है, सीखने पे दिमाग लगाए। यहाँ देखो tan स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर का रिश्ता बेटा स्क्वायर के साथ ही आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। यानी कि tan स्क्वायर एक्स है और यदि कुछ गायब हो रहा है तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर में ही बनना चाहिए, तभी तो 1 1 आ सकता है कुछ कुछ। तो आपको यदि याद होगा तो 1/cos जो होता है किसका उल्टा होता है यार, तो आपको याद होगा सेक का उल्टा होता है। क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। यानी 1/cos x को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos x को क्या लिख सकते हैं, सेक x, यानी कि सेक x इंटू सेक x। क्या गया भाई, tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। याद आ रहा है। अब ये किसके इक्वल होगा, तो रिश्ते देखो ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखने सीखे थे आप, सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या हो रहा है बेटा, tan सेक एक साथ है और सब दूसरे साइड है, तो करो यहाँ पे tan पहले है पॉजिटिव है, तो tan को इधर छोड़ो, tan स्क्वायर एक्स, सेक इधर आएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स। 1 इधर नहीं है बेटा, यहाँ पे केवल यही तो है, तो 1 को उधर ले जाओ, क्या आएगा -1। देखो भाई -1 कहीं नहीं है, सी को माना लो -1, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया सही। नहीं समझे क्या आप लोग, तो हमेशा आपको टारगेट देखना होगा, ये तो सीधा फॉर्मूला ही है। आगे HCF ऑफ दिस एंड दिस इज m, LCM ऑफ दिस एंड दिस इज n, देन वैल्यू ऑफ n-7m। क्या दिक्कत है भाई, HCF LCM नहीं निकाल पा रहे हो तुम लोग हैं, इतने लानत आ गए आपके, ठीक है भाई। तो यहां यदि बात करें HCF, तो HCF किसका 98 का, तो पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, दोनों काम हो जाएगा हमारा, LCM भी आ जाएगा और HCF भी आ जाएगा। बोलो भाई आ जाएगा ना, बढ़िया। तो यहां यदि हम इसका करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 7 इंटू 7, इसका करें 2 इंटू 2 इंटू 7, दिखाई दे रहा, हाँ इतना ही जल्दी करना होता है, ठीक है। इतना जल्दी कैसे हो गया, ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है भाई। अब देखो HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है, यानी कि देखना होता है कि जो जो चीजें कॉमन है दोनों में वही ली जाएंगी। ये 2 एक बार कॉमन है, 2 को हमने ले लिया, क्या ये दूसरा 2 जो है इसमें है, नहीं है। अब देखो 7 से आंसर कॉमन है, 7 ले लिया हमने, ओके। क्या ये एक 7 जो है वो है इसमें, नहीं है, नहीं है, तो फिर उसको हम कॉमन में नहीं ले सकते। यानी कि जितनी बार कॉमन आएगा उतनी बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिया जाएगा। एलसीएम में क्या होता है बेटा कि जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो तो एक बार लिए जाएंगे, दोनों में से एक बार लिए जाएंगे, यानी कि दोनों में 2 हैं तो ये एक बार 2 ले लिएगा। जो कॉमन नहीं आ रहे हैं वो भी लिखे जाएंगे, कॉमन नहीं आ रहे हैं वो भी लिखे। मतलब कुल मिला के ये है कि दोनों में से आपको कंपेयर ये करना है कि मैक्सिमम टाइम जो आ रहा है उसे लिखना है। अब यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 7 है,
यहाँ पे 2 इंटू 7 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 ज्यादा है, यहाँ पे 2 ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे, तो इसको लिख लो बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब इनमें से देखो 7 यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, सर ऊपर वाले में ज्यादा है, इसको लिख लो यहाँ पे, कहानी खत्म। यानी 4 इंटू 14 है, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 7 यानी 14, ठीक है भाई। अब तुम्हारा क्या निकालना है, n-7m। मैं साथ साथ में बता भी रहा हूं क्या क्या चीजें करनी है। n क्या है बेटा तुम्हारा, n तुम्हारा क्या है, एलसीएम वाली वैल्यू, और ये क्या है, एचसीएफ वाली है। तो n क्या है भाई तुम्हारा 4 इंटू 49 माइनस 7 इंटू m की वैल्यू क्या है 14 है, यही तो है। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो हमेशा आप कैलकुलेशन करने के चक्कर में मत पड़ो, मल्टीप्लाई डिवाइड कॉमन निकालने के चक्कर में पड़ो। यहाँ 49 है, 49 क्या कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ 4 बच गया। देखो यहाँ पे 7 है और इसको हम लिख सकते थे क्या 2 इंटू 7, तो देखो 7 7 जब 49 कॉमन निकल गया, बच गया 2, तो आगे गया 49 इंटू 2, कितने के इक्वल आ गया 98 के इक्वल आ गया। क्लियर हो गई बात है। कैलकुलेशन से जितना ज्यादा बचोगे उतना एक्यूरेसी के साथ आप आंसर तक पहुंच पाओगे और इजीली कम समय में। अगला क्वेश्चन देखते रहो। The tangent drawn at the extremities of the diameter of circle are all which? ओके भाई, सर्कल एक लेते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं इसको कायदे से। दिखाई दे रहा है सर्कल भाई, लो भाई रंग देते हैं इन्हें व्हाइट कलर में, दिख रहा। अब ये कह रहे हैं कि यदि इसमें डायमीटर के एक्सट्रीम पोजीशन पे, डायमीटर के एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये है डायमीटर तुम्हारा, अब डायमीटर का एक्सट्रीमिटी का मतलब एंड पॉइंट से, क्या बेटा एंड पॉइंट से। यदि हम कोई क्या लें इस पे, कोई एक हम टेंजेंट ड्रा करें दोनों साइड से, क्या करें टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट क्या करता है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट को टच करते हुए जाता है, बस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए सीधा निकलता है। लो भाई ऐसे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, दिख रहा। अब ये बताओ, ये तुम्हें देख करके ही समझ में आ रहा होगा सर ये तो दोनों पैरेलल हो रहे हैं, ये तो दोनों पैरेलल हो रहे हैं, ये तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकते किसी तरीके से, तो ये क्या दिखाई दे रहा है पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, इक्वल। देखो यार तुम टेंजेंट का लेंथ कैसे मेजर करोगे, जब इसका एक्सटर्नल, जब तक ये एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट नहीं बनाए जाएंगे तब तक उनके लेंथ को आप मेजर नहीं कर सकते। जब इनका एक्सटर्नल पॉइंट जो होगा वो कॉमन हो जाएगा तभी जाकर के आप इनके लेंथ को मेजर कर सकते हैं। क्लियर बात है। अच्छा ये दोनों पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग भी नहीं हुए, इक्वल की बात ही नहीं है। क्या है बेटा सीधा पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। आगे चलें। इन ट्रायंगल ABC and DEF, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल F इक्वल टू एंगल C, AB इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DE। क्या क्वेश्चन में बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं और लोगों के हालत इसमें भी खराब हो जा रहे हैं। पता नहीं क्या मैथ में चल रहा है। पिछले साल बच्चे बोल रहे थे बहुत लेंदी पेपर था, क्या ही लेंदी है भाई, ट्रायंगल की बातें हैं भाई, आ जाओ ट्रायंगल पे। तो देखो यार इन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल इन्होंने दिया। इनका कहना ये है एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। ओके, कह रहे हैं कि B जो एंगल है, एंगल B वाला ये X है, तो एंगल E भी X ही है, क्योंकि एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है बेटा। आगे कह रहे हैं कि एंगल F जो है ये यदि Y है तो एंगल C भी इसके इक्वल है, यानी कि ये भी Y है, यानी कि एंगल F इक्वल टू एंगल C दिए हैं। दो एंगल इक्वल होते ही आपको याद है ना कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है, तो आपको याद होगा सिमिलर होने के लिए, सिमिलर होने के लिए एंगल एंगल लगे या एंगल 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 लगे या साइड 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 का मतलब क्या बेटा, रेशियोज ऑफ साइड्स क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं, या साइड एंगल साइड लगे। याद आ गया आपको, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, बहुत बढ़िया। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसमें लगती है, सिमिलरिटी में। कंग्रुएंसी में क्या लगता है भाई, तो तीनों साइड इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल हो, या फिर दो साइड इक्वल हो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो, या दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, या फिर एंगल उसके बीच का साइड इक्वल हो, या फिर RHS लगता है, यही तो लगता है ना। ये बताओ बेटा दो एंगल तो इक्वल मिल रहे हैं, क्या यहाँ पे AB इक्वल टू 3DE दिया है, AB इक्वल टू 3DE दिया है, तो यहाँ से क्या AB
इक्वल टू डी ई हो रहा है क्या? ये तो नहीं ना हो रहा। यदि ए बी इक्वल टू डी ई होता, ए बी इक्वल टू डी ई होता, तो फिर एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी हम लगा लेते हैं यहाँ पे, या एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी हम लगा लेते हैं। क्लियर हो रही मेरी बातें? तो यहाँ पे तो भाई किसी तरीके से कंग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लग ही नहीं रही है। लग क्या रहा? दो एंगल्स इक्वल दिए हैं, दो एंगल्स इक्वल दिए हैं, दो एंगल्स इक्वल दिए हैं, तो भैया कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? सिमिलर की। तो यानी ट्रेंगल क्या है बेटा? ट्रेंगल क्या है? सिमिलर बट नॉट कंग्रुएंट, सिमिलर बट नॉट कंग्रुएंट। कंग्रुएंट है बट नॉट सिमिलर, कंग्रुएंट तो है ही नहीं भाई, कंग्रुएंट तो है ही नहीं। ये भी गलत है क्योंकि सिमिलर तो है, एंगल एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है। आगे चले, -1 के पावर n प्लस -1 के पावर 8 इक्वल टू 0 देन n इज। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मेरे को बहुत प्यारा क्वेश्चन इसलिए लगा क्योंकि बच्चों को कुछ अच्छा कंसेप्ट सिखाना है इसमें। देखो भाई, जब भी -1 के पावर कुछ हो, n ही है, तो n यदि बेटा इवन है, क्या है? इवन है, तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगा? रिजल्ट जो आएगा बेटा, वो रिजल्ट जो आएगा वो भाई साहब जी पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? और यदि n की वैल्यू ऑड है, क्या है? ऑड है, तो निगेटिव नंबर यदि है तो उसका रिजल्ट जो आएगा भाई साहब निगेटिव आएगा। इतना ही से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपका इतना ही से क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, यदि आप ध्यान से समझ पाए तो। अब देखो कैसे समझना है, तो -1 के पावर n है, क्या? -1 के पावर n है। यहाँ पे देखो बेटा क्या है? इवन है, क्या है? इवन है, यानी इसका पूरा रिजल्ट क्या आने वाला है? तो इसका पूरा रिजल्ट सर आने वाला है, इसका पूरा रिजल्ट जो आने वाला है सर, वो आने वाला है +1। क्या आने वाला है? +1, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी करो 1 ही आता है। अब बात माइनस प्लस की, तो यदि ये प्लस है बेटा तो -1 के पावर n, तो यहाँ पे बेटा 0 बनने के लिए इसको क्या आना होगा? -1, तभी तो -1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब बेटा ये निगेटिव कब आएगा? तो अभी बताया गया जब क्या होगा? n ऑड होगा, यानी n क्या होना चाहिए? एनी ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनी ऑड नंबर होना चाहिए। क्लियर होगी बातें? कोई आपत्ति, किसी प्रकार की दिक्कत? कुछ भी इंटीजर वो नहीं हो सकता। समझ में आगे बातें? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो भाई, करो 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 करो। अगला क्वेश्चन है कि दो पॉलिनोमियल्स हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे को काट पीट रहे हैं। तो कह रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ दी पॉलिनोमियल्स। कह रहा है दोनों जीरोज के, दोनों पॉलिनोमियल्स की ये बताइए कि डिस्टिंक्ट जीरोज क्या क्या है। तो बेटा देखो, इसका जो है ये वाला पॉलिनोमियल है, इसका क्या है? यहाँ पे x1 जीरोज है, यहाँ पे x2। इसके लिए भैया दो ही जीरोज तो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, तो दो ही जीरोज जो है क्या है? वो अलग अलग है। इसके लिए भी है भाई वही है जीरोज, क्योंकि सेम ही पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर की बात है? अच्छा, ये अलग अलग भी होते हैं तो क्या होगा? दो ही जीरोज तो बोले जाते हैं। जैसे मान लो एक कर्व ऐसे दिया होता, दूसरा कर्व ऐसे दिया होता, तो भाई इस पॉलिनोमियल के लिए ये जीरोज है, इस पॉलिनोमियल के लिए ये जीरोज है अलग अलग अपना। ठीक है, तो ये बोल रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ दी पॉलिनोमियल। दोनों पॉलिनोमियल्स के डिस्टिंक्ट जीरोज कितने हैं? तो दो हैं भाई, वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m, 2m स्क्वायर प्लस 3m। लग रहा है 30 मिनट नहीं हो जाएगा क्या? क्या हो रहा है? 47 हो रहा है। ओके, द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, देन इट्स सेकंड टर्म। देखो भाई यदि Sn दिया है, Sn दिया है क्या? 2m स्क्वायर प्लस 3m। इस पे पता नहीं कितनी बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो Sn देने का मतलब क्या है तुम्हारा? Sn देने m टर्म है, Sm दिया है, ठीक है, एसएम के टर्म में दिया है फॉर्मूला। तो सम ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है? a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश am का सम। कितना दिया बेटा? 2m स्क्वायर प्लस 3m। ठीक है, यदि m की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो बेटा क्या एक ही तो टर्म रह जाएगा ना। m इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक टर्म। तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। कितना आ गया? 5। मतलब मेरा कहने का मतलब यही तो सम का सीरीज है। हमने m की वैल्यू 1 पुट कर दिया, यानी टर्म कितना हो गया? एक हो गया। समझ में आगे बात है? यानी कि टर्म एक का मतलब क्या है? एक ही टर्म है। अब उसका सम कह लो या फिर वो टर्म कह लो, कोई दिक्कत है नहीं ना।
तो A1 तुम्हारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया। अब यदि बात करूं m की वैल्यू 2, तो m की वैल्यू 2 का मतलब क्या है बेटा, A1 प्लस A2 सर, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा भाई, 6, 8 6 14 आ गया सर, यानी A1 प्लस A2 14 आ गया सर। अब एक बात समझो आप, तुमसे पूछा क्या A2, तो ये नहीं कि m इक्वल टू 2 पर कहीं फटाक से 14 लिख देना, दिया होगा ऑप्शन में, नहीं दिया, अच्छा बाइलक नहीं दिया बेटा, तुम्हारा किस्मत अच्छा है, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया क्या, A1 प्लस A2 आ गया, क्या आ गया, A1 प्लस A2 आ गया। अब यदि हम बात करें सर हमें चाहिए A2, क्या चाहिए A2, तो A2 इक्वल टू क्या हो रहा है, तो 14 माइनस A1 हो रहा है सर। अब 14 माइनस A1 हो रहा है तो A1 की वैल्यू क्या है बेटा, तो 5 है सर, क्या आ गया, ये 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर हो रही बातें कि नहीं हो रही, क्या आपत्ति है यहाँ पे, आगे चलते हैं। मोड एंड मीन ऑफ द डेटा आर द गिवन दिस देन मीडियन ऑफ द डेटा इच। ओके भाई, तो आपको याद होगा इंपेरिकल एक रिलेशन होता है, इंपेरिकल रिलेशन होता है एक, ये तो कई जगह पे होता है इंपेरिकल फॉर्मूला करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे रिश्ते होते हैं कुछ, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद हो यदि आपको तो इसी रिश्ते का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको क्या, मॉड दिया हुआ है, और ये है आपके मीन डाटा, पूछा गया है मीडियन, क्या पूछा है, मीडियन। तो यहाँ पे पुट करो फटाफट वैल्यू, तो यहाँ से मॉड इक्वल टू कितना दिया, 15x, 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन कितना दिया बेटा, 18x। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 18 टू जा 36x, इधर आएगा प्लस होगा, तो 15x प्लस 36x इक्वल टू 3 मीडियन। क्लियर हो रही बात है। अब इसको जोड़ोगे घटाओगे कितना आ जाएगा, 51x, यहाँ से 3 मीडियन इक्वल टू क्या आ गया, 51x, तो मीडियन कितना आ जाएगा भाई, तो 51x अपॉन में 3 which will goes to 17 times after dividing with 3, कितना आ गया, 17x। आगे चले, अगला क्वेश्चन, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। कह रहा कि एक कार्ड ड्रॉ किया गया किससे, 52 प्लेइंग कार्ड से। ओके भाई, तो 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता होगा। अब कह रहा कि इसमें से बताइए रेड फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब यदि मैं थोड़ा सा कार्ड का ज्ञान दे दूं आपको, तो कार्ड जो होते हैं बेटा रेड पार्ट में और ब्लैक पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। रेड जो होते हैं वो 26 होते हैं और ब्लैक भी 26 होता है। अब यदि हम बात करें बेटा, तो रेड भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है दिल जो कि लाल होता ही है, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा डायमंड, जिसको खरीदने में लोग लाल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, लाल लाल होता है। क्लियर हो गई बात है। अब इनकी संख्या होती है 13, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक में भी बेटा 2 पार्ट होता है, एक होता है स्पेड और दूसरा होता है क्लब, इनकी भी संख्या होती है 13। खास बात ये बेटा कि इसमें एक किंग होता है, राजा सबको चाहिए होता है, राजा के साथ बेटा सबको रानी भी चाहिए होती है, सबकी रानियां भी होंगी, और इसके साथ साथ बेटा क्या होना चाहिए, गुलाम भी होना चाहिए, तो सबके जैक भी होंगे। क्लियर की बात है। तो इनके भी भैया जैक होंगे, जैक इधर लिख देता हूं इनका, और जैक इधर। इसके अलावा इनमें एक इक्का होता है जिसे एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ए लिखा होता है उसमें। ओके, अब यहां से देखोगे सब में 4-4 कार्ड हो चुके हैं, सब में 4-4 कार्ड हो चुके हैं। अब क्या रह गए बेटा 9 नंबर, क्या रह गए, 9 कार्ड और रह गए, और वो जो होते हैं बेटा न्यूमरल कार्ड होते हैं। 9 जो होते हैं क्या होते हैं, न्यूमरल कार्ड होते हैं। कहां से नंबर शुरू होता है, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये न्यूमरल नंबर होते हैं। और सेम न्यूमरल नंबर बेटा सब में होते हैं, सेम न्यूमरल नंबर सब में होते हैं। क्लियर हो गई बात है, सारे के सारे सब में होते हैं, यानी इसमें भी इतना ही होंगे, इसमें भी इतना ही होंगे, और इसमें भी यही न्यूमरल नंबर देखने को मिलेंगे। बस ये, तो सर ये कैसे होता होगा, आइडेंटिफाई कैसे होगा किंग वाला कौन क्वीन वाला। सर इसमें मान लीजिए हार्ट है, डायमंड है, तो बेटा उसमें बना होता है, हार्ट वाले में क्या बना होता है, दिल बना होता है, डायमंड वाले में डायमंड बना होता है, ठीक है भाई। स्पेड क्लब होता है, तो एक में ऐसे बना होता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा पान का पत्ता होता है, ठीक है,
और एक में पान का पत्ता बना होता है, या उल्टा दिल बना होता है, समझ लो क्या होता है, उल्टा दिल बना होता है। ठीक है, क्लब हो गया है स्पेड। स्पेड में क्या होगा, उल्टा दिल कैसे बनेगा, ऐसे होता है, पान के पत्ते की तरह होता है कुछ। ठीक है, पान का पत्ता ही होता है ऐसे शेप बना होता है, इसलिए आइडेंटिफाई हो जाता है। अब वो हमारे पार्ट का नहीं है। अब हमें अगले पार्ट पे क्या करना है भाई, तो अगले पार्ट का हमारा जो है बेटा वो ये है कि इसमें बात की जा रही है फेस कार्ड की। किसकी बात की जा रही है, फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड के बारे में चर्चा करते हैं अपन। फेस कार्ड क्या होते हैं बेटा, जिन पे फेस दिखाई दे। ये हो गए तुम्हारे न्यूमरल कार्ड। क्या हो गया, न्यूमरल, न्यूमरल कार्ड। कितनी इनकी संख्या बेटा, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, कितना हो गया, न्यूमरल कार्ड की संख्या कितनी है बेटा, 36। कितनी है, 36। ये है बेटा अल्फाबेट कार्ड। क्या है, अल्फाबेट। ठीक है, तो ये कितने हो गए बेटा, 4। कितने हो गए, 4। इन्हें बोलते हैं बेटा फेस कार्ड। किंग, क्वीन और जैक को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो यदि हम बात करें फेस कार्ड की संख्या बेटा, फेस कार्ड की संख्या, टोटल फेस कार्ड तो कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12। लेकिन मैं बात करूं कि रेड फेस कार्ड बेटा, रेड फेस कार्ड कितने हो गए, तो आपका हो गए 6। मैं बात करूं ब्लैक फेस कार्ड, क्या बात करूं, ब्लैक फेस कार्ड, तो आप क्या कहेंगे सर, वो भी हो जाएंगे 6, क्योंकि 3 इसमें 3 इसमें 6। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब यदि हम बात करें कि ये बतलाओ आप कि जो रेड फेस कार्ड है उसमें किंग कितने हैं, किसकी बात कर रहा है, रेड फेस कार्ड की केवल बात कर रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही बहुत चलेगा। ठीक है, तो अब देखो भाई यहां तक क्लियर होगी बातें। अब आ जाता है क्वेश्चन पे, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने बेटा, 6 है। क्या है, 6 है। कितने हैं, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, क्या, रेड फेस कार्ड, RF लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो कितने आ गए बेटा, 6 अपॉन में 6 अपॉन में 52। कितना आ गया है, 3 अपॉन में 26। कोई आपत्ति है यहाँ पे, नहीं ना। तो मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया इसलिए ताकि अब आगे से आपको याद रहेगा। ओके, और अगली बार से मैं इंसर्ट कर दिया करूंगा इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 और √5 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर लाइक कर रहा है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, यदि आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो क्या होती है, 1.73 के आसपास होती है। और √5 की वैल्यू 2.24 के आसपास होती है। ठीक है भाई, 2.24 तो ज्यादा हो गया। √5 की वैल्यू हो जाती है 2.125 के आसपास होती है। ठीक है, 2 + 1/2 इंटू 2। ओके, तो नहीं यार, 2 पॉइंट उसी के आसपास होगी, 24 के आसपास होगी। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, इसकी वैल्यू इसके आसपास है। अब देख लो इसमें से कौन सी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 2.2 से तो ज्यादा जा रही है, गलत। ये वैल्यू बहुत कम होगी, 1.414 आ गई है। अब यहाँ पे क्या है, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 3.14 होती है, ये भी ज्यादा हो गई। बीच में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको रहना होगा, ये कोई पार्ट ही नहीं है जो आपके सिलेबस का है, या फिर आपके मतलब किसी भी हिस्से में मतलब पढ़ाया जाए इसे, छोटी छोटी चीजें कंपेयर करने वाले। अगला क्वेश्चन, इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर। कह रहा कोई सेक्टर है, उसका एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो रहा है, 40 पाई स्क्वायर यूनिट है, यानी यूनिट स्क्वायर है। क्या है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा सेंट्रल एंगल, मतलब यूनिट स्क्वायर का मतलब ये है कि मान लो मीटर स्क्वायर है, कुछ भी है, समझ में आ गई मेरी बात, ये कहने का मतलब होता है। क्लियर व्हाट है, यूनिट स्क्वायर है। अब कह रहा है कि सेंट्रल एंगल यानी थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, 72 डिग्री है। अच्छा, एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 72, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, अच्छा हाँ ये 72 लिख दिया, बस 72 डिग्री होना चाहिए, 72 डिग्री। द रेडियस इज, रेडियस पूछ रहा है आपसे। तो भाई बताओ, अब तुम्हें ये दिया हो तो आपको ढूंढना होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या रेडियस के साथ रिश्ता बनाता है। तो आप कहोगे सर हाँ, एक्चुअल में एरिया ऑफ सेक्टर होता ही है क्या, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ऑब्वियस सी बात है सर, इसका रिश्ता आर के साथ है। बोलो भाई, तो यदि है तो 40 पाई इक्वल टू, यूनिट यूनिट हटाओ अभी, बाद में पुट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है भाई, 72 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू क्या ले लें, 22/7, नहीं पाई तो पाई है ही यहाँ पे। अब देखो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई यहाँ भी है यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। इंटू आर स्क्वायर, सर पाई से पाई सर गायब कर दिया हमने, बहुत बढ़िया। यहाँ यदि हम बात करें 72, तो ये 5 टाइम जाएगा। क्या बात है सर, ऐसे हवा में होते हैं क्या, हो जाते हैं कभी कभी। 40 इंटू 5
इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से सॉल्व करोगे ये आएगा 10√2 आर की वैल्यू। करके दिखा दूं क्या? तो यहाँ देखो भाई क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 5 और एक 5 और है इसका इंटू 5 दिख रहा। अरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया आर स्क्वायर। आर इक्वल टू हो क्या जाएगा, रूट हो जाएगा इसका ना। तो आपको पता है पेयर में जो जो चीजें होती हैं वो बाहर जाती हैं। ये एक पेयर बना तो 2 बाहर, ये एक पेयर बना तो 5 बाहर, अंदर क्या रह गया 10√2 यूनिट। कोई दिक्कत? जितना जल्दी करो, एमसीक्यू है ना एक्चुअली, आपको ऐसे फ्रीक्वेंट सीखना पड़ेगा कैसे करना होता है। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PA is tangent from an external point P to a circle with center O, POV equal to 115 degree, then APO is equal to APO। ये वाला एंगल पूछ रहे हैं भाई साहब जी, ये एंगल दिए हैं 115। तो आपको पता होगा यदि ये टेंजेंट है बेटा और सर्कल से लाइन जा रही है इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये कितना बनाती है यहाँ पे 90 डिग्री सर। बहुत बढ़िया। तो यहां से आपको ये भी दिखाई दे रहा हो कि ये एक ट्रेंगल भी बन रहा है, और ट्रेंगल यदि बन रहा है बेटा तो आपको पता होगा ये है एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ये कहता है बेटा कि ट्रेंगल के अंदर का दो एंगल का सम जो होता है, दो एंगल का सम जो होता है तीसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तीसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी कि ये एंगल को हम x मान लिए तो x + 90 इक्वल टू 115, यानी x इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 25। खत्म। दूसरा ये भी था कि 115 ये, तो ये वाला एंगल निकालो लीनियर पेयर से, कितना आ जाएगा ये 115 माइनस कर देंगे तो 55 65। उसके बाद निकालो आप आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के, समझे। अगला क्वेश्चन, a kite is flying at a height of 150 meter from the ground. It is attached to a string inclined at an angle of 30 degree to the horizontal, then length of string is what? कह रहा है कि एक पतंग है उड़ी उड़ी जाए, ओके। कहाँ पे भाई, हाइट 150 मीटर, कितना है 150 मीटर, बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं भाई साहब जी कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना बना रहा है 30 डिग्री, यही तो कहानी है पूरी, बोलो भाई। तो अब बताओ कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, यानी कि ये पूछ रहा, और ये क्या है भाई हाइपोटेनियस है, ये क्या भाई साहब थीटा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब आपको बस इतना सोचना है कि सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट का रिश्ता किस में आता है, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा में आता है। तो बस बेटा लगा दो, परपेंडिकुलर क्या 150, हाइट h, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 150/2। अब यदि 150/h, अब यहां से देख के दिखाई दे रहा होगा सर h इक्वल टू क्या आ जाएगा 300, हमसे पहले बोल दिए तुम लोग, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर इतना मीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क, is bent into the form of an arc of a circle of radius 60/pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle। कह रहे हैं भाई कि एक सर्कल है, एक पीस ऑफ वायर है जिसके हेल्प से एक आर्क बनाया गया। अब आर्क बनाया गया बेटा तो सेक्टर बनाया गया एक, ठीक है, ठीक है जी। अब यदि बात करें तो आर्क जो बनाया गया बेटा, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो एक सर्कल बनाने की क्षमता रखता है, किस रेडियस का बेटा, तो 60/पाई रेडियस का, इन्होंने आर दे दिया, कोई दिक्कत। और आर्क लेंथ वाइज यदि ये वायर है, ये वायर ही तो है, तो वायर का जितना लेंथ है उतना ही ये होगा 20 सेंटीमीटर के इक्वल, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि ये एंगल बतलाइए आप, थीटा बतलाइए, यही तो पूछ रहा है एंगल सबटेंड। तो भाई थीटा यदि निकालना है तो आपको आर्क लेंथ का रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, किससे, आर्क लेंथ का रिश्ता ढूंढना पड़ेगा किससे, सर रेडियस के साथ। तो क्या होता है θ/360 इंटू 2 r होता है सर। तो कोई नहीं भाई, आर्क लेंथ क्या है 20 थीटा, थीटा निकालना ही है 360 सर 2 इंटू 22 अच्छा पाई को पाई ही रहने दो क्योंकि r पाई में ही दिया है, क्या दिया बेटा 60/पाई। इसीलिए मैं कहता हूं वैल्यू पहले पुट कर लिया करो, फिर देखो क्या करना है आप तुम्हें। अब यहां से यदि आप सॉल्व करें तो 0 से 1 0 गायब, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 इधर चला जाएगा, 20 इंटू 3 इक्वल टू थीटा, क्या आ गया ये 60 डिग्री के इक्वल। ये नहीं कि यहाँ पे कैलकुलेट करो तुम बैठ के, ठीक है, ऑप्शन मारो आगे निकलो यार, ऑप्शन ही तो करना है सही। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन पे आ गया, अब हम असर्शन रीजन पे आ गए, ओके। असर्शन रीजन का कौन सा क्वेश्चन है 19 नंबर है, 18 क्वेश्चन हो गए,
पता भी नहीं चला। ओके देखो भाई क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20। कह रहा है 1 से 20 तक के नंबर यानी 1 2 3 4 20 तक के नंबर है, इसमें से किसी एक नंबर को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी जो है 1 है। क्या ये सही है क्या किसी तरीके से? भाई एक नंबर को यदि सिलेक्ट करना है तो भैया 1/20 प्रोबेबिलिटी होगा ना। नंबर ऑफ इवेंट्स क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो लिखते हैं। या फिर इसको क्या लिखते हैं, सैंपल स्पेस। तो भाई इवेंट आप एक ले रहे हो, सैंपल स्पेस 20 है, सैंपल स्पेस कितने हैं 20 है, और सेलेक्ट कितना कर रहे हो एक, तो 1/20 होगा ना। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब कह रहा फॉर एनी इवेंट ई इफ पी ई इक्वल टू 1 देन ई इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ये बात सही है भाई, यदि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है बेटा तो इसका तो उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। और किसी भी इवेंट की बेटा प्रोबेबिलिटी 0 है, क्या है 0 है, तो उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। दोनों चीजें याद रखना आप, क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अरे खोपड़े में जा रही बातें, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ यू ज्वाइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेस देन वी गेट अ स्फीयर। ऑब्वियस सी बात है भाई, आओ करते हैं ज्वाइन, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये है भाई साहब जी एक स्फीयर। अब कह रहा कि इस सेम रेडियस के स्फीयर को हम फिर ज्वाइन करें, इससे क्या करें ज्वाइन करें, क्लोन बना ले भाई। तो हमें क्या मिलता है भाई, सेम रेडियस अलोंग देयर बेसेस देन वी गेट स्फीयर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इनके बेसिस से हम एक दूसरे को ज्वाइन कर दें तो क्या मिलने वाला है आपको, तो सर हेमी स्फीयर मिल जाएगा, स्फीयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्फीयर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात है। देखो एग्जैक्ट अभी मैच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एंगल्स वगैरह थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा हमें, नहीं तो नचा देंगे तो फिर तो एकदम फिक्स ही हो जाएगा। दिख रहा है भाई, हुआ। तो ये स्फीयर आपका तैयार हो गया, क्लियर हो गई बात है। तो ऑब्वियस सी बात है जब दो हेमिस्फीयर को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, स्फीयर मिल जाता है। ओके थोड़ा सा परफेक्ट कर लेते हैं इसको, अब थोड़ा सा देखने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, दो हेमिस्फीयर को जैसे जोड़ते हैं तो क्या होता है, स्फीयर बन जाता है। ये तो सही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज, हो भाई साहब जी, तो टोटल सरफेस एरिया तो भाई 4πr² होता है ना किसी भी स्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है, 3πr² होता है इफ यू रिमेंबर। ओके क्लियर कट, कोई आपत्ति पापा पे यहाँ पे नहीं। तो भाई यहां से अब आपके एमसीक्यू 20 के 20 खत्म हुए और आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और ऐसे ही क्वेश्चन करो फटाफट, ठीक है। जैसे मैंने 40 मिनट में भी नहीं 35 मिनट में पूरा एमसीक्यू समझा दिया मैंने, समझ रहे मेरी बात। तो आपको ऐसे ही करना होगा धुआंधार, और आपको तो 25 मिनट में कर जाना है पूरा एमसीक्यू, और वो धीरे धीरे करने लगोगे यदि साथ में आप करते रहोगे मेरे। ओके तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।